गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं सांसद। आप देख रहे हैं स्टडी विद सांस। और आज हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर 4 एयर करने वाले हैं। तो चलो हम इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है उसमें एक बहुत बड़ी ब्लैंकेट है एयर की, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर द सर्वाइवल। अगर एटमॉस्फेयर जो है वो नहीं होगा तो फिर हम जो है वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनराइज। तो फिर आपको पता ही होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एक लेयर है ओजोन, जो कि हमको बचाती है वो सन यूवी रे से सन के। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So in the mass of air that has made the temperature on the earth livable. तो फिर जो एटमॉस्फेयर है अगर वो नहीं होगा तो फिर दिन में तो हम तो पूरे जल जाएंगे गर्म, क्योंकि जो है वो फिल्टर होकर नहीं आएगी, तो फिर एकदम गर्म आएगी जिससे हम जल जाएंगे। और जो रात में वो ठंडी हो जाएगी। अर्थ कैसे होगी ठंडी, अभी मैं बताता हूँ। देखो, ये है हमारी अर्थ, इसके चारों तरफ है हमारा एक ही है एटमॉस्फेयर। ये है सन। ये जो सन की जो रेज है वो इधर आती है। जो ये एटमॉस्फेयर है कुछ इससे टकरा कर चली जाती हैं, कुछ इधर आती है और फिर इससे टकरा कर जाती है। तो फिर दिन में जब ये आती है तो फिर जो अर्थ है ये इसको ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो थोड़ी सी टकरा कर जाती है फिर जब तक वो पहुंचती है ऊपर, जब तक हो जाती है रात, फिर रात को फिर ठंड होती है। तो फिर रात को जो ये होता है, ये जो रिफ्लेक्टेड हीट होती है, ये एटमॉस्फेयर से टकरा के वापस अर्थ पे आता है, ताकि जिससे कि जो हमारा अर्थ है वो गर्म हो जाता है। अब हम देखते हैं, डू यू नो carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. It is therefore called a greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in. However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fume, the heat retained increases the temperature of the earth. This is called global warming. तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो एटमॉस्फेयर पे निकलती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। कैसे करती है? जो भी हीट होती है वो उसको पकड़ लेती है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं, अगर वो नहीं होगी तो फिर वो अर्थ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। लेकिन अब हम गाड़ी चलाते हैं, फैक्ट्रीज होती है, उनमें से इतना CO2 निकलता है और भी इतनी सारी गैस निकलती है जो कि हार्मफुल होती हैं, और अब वो बढ़ती जा रही है। तो फिर जो हमारा अर्थ है वो गर्म होते जा रहा है, और हम जानते हैं कि उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेस द स्नो इन द कोल्डेस्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट. एज अ result, the sea level rises, causing flood in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of a place, leading to extinction of some plant and animal in the long term. तो फिर जो हमारा वो जो इतनी गर्मी होती है तो फिर जो स्नो होती है वो मेल्ट होने लग जाती है, और वो मेल्ट होके कहाँ जाती है? समुद्र में जाती है। समुद्र में जाएगी तो फिर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, और जब वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा तो फिर वो जो कोस्टल एरिया से वो फ्लड कर जाएंगे, जिससे कि जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया में हम कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या है? डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो हम जब सांस लेते तो अभी हम सांस ले रहे, इसमें हमें सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सब नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली दो ही गैसेस होती है, ऑक्सीजन होती है 21 और जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 78। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वान्टिटीज। तो जो अदर गैसेस होती है, हाइड्रोजन, ओजोन, आर्गन, हीलियम, CO2, वो सब जो होती है वो बहुत ही कम उसमें मिलती है हमको क्वांटिटी में। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस द टाइनी डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। तो फिर जब कोई कमरा है उसमें अंधेरा है, उसमें थोड़ी सी विंडो ओपन करें और सन की जो रेज वो आए अंदर, तो हमको दिखता है कि कुछ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। वो जो होते हैं वो डस्ट के सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं, इसलिए हमको छोटे छोटे जो है वो दिख जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हम देख भी नहीं सकते।
द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। तो जो पाई चार्ट है ये बताता है कि जो क्या क्या है, ऑक्सीजन 21, नाइट्रोजन 78, अदर गैसेज आर्गन, कार्बन और जो वो हीलियम है वो सब जो है वो आर्गन ये रहा, कार्बन ये रहा, ऑल अदर हाइड्रोजन वो सब 0.4 है, आर्गन 0.93 है और कार्बन CO2 0.03 है। अभी 0.03 से तो बढ़ गया है, मतलब हर वक्त बढ़ता रहता है घटता रहता है, लेकिन अब वो हो रहा है तो फिर वो बढ़ रहा है तेज़ी से, और जो ऑक्सीजन है वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस द नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। तो सबसे ज़्यादा हमको नाइट्रोजन ही मिलती है एयर में। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाती है नाइट्रोजन, जिसे हम वापस छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारे काम नहीं होता। वो काम आता है प्लांट्स के, वो प्लांट्स के काम आता है, प्लांट्स को चाहिए होता है। बट अ प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। दे कैन नॉट टेक इन नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। Bacteria that live in the soil and root of some plant take nitrogen from the air and change its form so that plant can use it। तो हमने साइंस का चैप्टर 1 में पढ़ा था सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो प्लांट के रूट्स में रहता है, जिससे कि जो प्लांट है उसको फूड एंड शेल्टर देता है, और जो राइजोबियम है उनको वो देता है, नाइट्रोजन देता है यूजेबल फॉर्म में। और जिन जिन प्लांट में राइजोबियम रहते हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ही आती है। ऑक्सीजन 21% है अर्थ में। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। तो फिर हम लोग जो एनिमल प्लांट है, एनिमल्स है वो, हम एनिमल्स जो हैं वो पहले सांस लेते हैं और फिर जो है सांस छोड़ देते हैं। तो फिर जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाती है ऑक्सीजन, और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन लगातार छोड़ते रहते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिससे कि जो वो है जिससे कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बैलेंस्ड रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। तो फिर जब हम पेड़ काटते हैं तो फिर वो हो जाता है, बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। Carbon dioxide is another important gas. Green plant use carbon dioxide to make their food and release oxygen. तो जो प्लांट जो हमारे वो होते हैं, हमारे जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर जो हम होते हैं, हम ऑक्सीजन जो हमने बाहर से ली वो नहीं छोड़ते हैं हम। जब हमारे बॉडी में हम जब ऑक्सीजन लेके रेस्पिरेशन होता है उसमें अलग से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिस वजह से जो है हमारा जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो बाहर होते हैं वो नहीं लेते हैं। The amount of carbon dioxide released by human or animal seems to be equal to the amount used by plant, which make a perfect balance। तो जितनी हम छोड़ते हैं उतनी ही जो प्लांट है उनको चाहिए होती है, जिससे कि जो है बैलेंस रहता है। However, the balance is upset by burning of fuel such as coal and oil। तो कोल और ऑयल है उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है, वो अलग अलग हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हर साल छोड़ते रहते हैं। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। तो जो अर्थ का वेदर और क्लाइमेट है वो अफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। हम देखते हैं, डू यू नो When air is heated, it expand, become lighter and goes up। तो फिर हमने पढ़ा था साइंस में कि जो हीट होती है वो जब उसको हम हीट करते हैं तो वो बढ़ती है और वो ऊपर जाती है। फिर ऐसे वो जो सर्कुलेशन वो चलता रहता है। अब हम देखते हैं आगे। Carbon dioxide is another important gas. Green plant use carbon to make their food and release oxygen। एक मिनट, अच्छा ये तो पढ़ लिया था। तो अभी हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब हम देखने वाले स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere। तो अभी ये जो नीचे दे रखा है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं खुद बताता हूँ कि क्या होता है।
तो फिर ये है, इसमें सबसे पहले आती है एक लेयर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो कुछ 13 या 14 किलोमीटर, 13 होती है शायद, हाँ, तो 13 किलोमीटर मान लो कि एवरेज हाइट होती है, हाइट नहीं होती। जो हाइट अलग अलग जगह से, अगर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है तो फिर इसकी जो हाइट है ये थोड़ी कम हो जाएगी। अगर ये सी है इधर तो इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, इसलिए जो एवरेज हाइट निकालते हैं हम इसकी। तो फिर जो ट्रोपोस्फेयर होता है, वो जितना भी O2 होता है, ऑक्सीजन होती है, वो ट्रोपोस्फेयर में ही है, जैसे जो हम लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितने भी क्लाउड्स होते हैं, उधर बारिश भी, क्लाउड्स भी इधर ही होते हैं, जिससे कि बारिश भी इधर ही होती है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है, स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है उसमें बादल नहीं होते हैं, इसलिए जो प्लेन्स होते हैं वो उधर ही उड़ते हैं। तो फिर स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर होती है, इसकी वो एवरेज हाइट जो होती है वो 50 किलोमीटर होती है। तो अब जो स्ट्रेटोस्फेयर है और जो हमारा वो ट्रोपोस्फेयर है, उन दोनों के बीच को जब हम बांटते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं ट्रोपोपोज। तो फिर इजी होता है याद रखने में, ट्रोपोपोज होता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मेसोस्फेयर। तो फिर अब आता है मेसोस्फेयर, और मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है स्ट्रेटोपोज। तो फिर जो मेसोस्फेयर होता है, उधर जितने भी एस्टेरॉइड आते हैं अर्थ पे वो इधर ही बर्न होते हैं। तो फिर वो इधर बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और इन दोनों के बीच को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपोज। उसके बाद आता है मेसोस्फेयर के बाद आता है थर्मोस्फेयर। तो फिर ये है थर्मोस्फेयर, इसके इन दोनों के बीच में आता है मेसोस्पोज। मेसोस्पोज होता है वो इन दोनों के बीच में आता है। थर्मोस्फेयर जो होता है वो उधर जितने भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो इधर ही उड़ते हैं, क्योंकि इधर से जो रेडियो ट्रांसमिट करना इजी होता है, इसलिए जो जितने भी सैटेलाइट और वो सब होते हैं वो इधर ही उड़ते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो होता है वो सीधा उसके एक्सोपोज नहीं होता है, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट स्पेस से ही कनेक्टेड होता है। हम देखते हैं बुक में क्या क्या लिखा है। Troposphere. This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 km. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. तो मैंने जो बताया वही इधर भी लिखा हुआ है। Stratosphere. Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 km. This layer is almost free from cloud and associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplane. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. तो जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें हमें वो ओजोन गैस भी मिलती है जो कि हमको बचाती है। उसके बाद मेसोस्फेयर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. इसमें meteoroids burn up in this layer on entering from the space. तो फिर जितने भी जो एस्टेरॉइड होते हैं वो बर्न होते हैं यहाँ पर आकर. थर्मोस्फेयर. इन thermosphere temperature rises very rapidly with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 kilometer. This layer helps in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. तो फिर जो वो होता है ये मैंने बता दिया था आपको. अब हम पढ़ते हैं एक्सोस्फेयर. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर. दिस लेयर इज वेरी थिन एयर. लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर. तो फिर जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं वो इधर से चले जाते हैं. तो फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होते जाता है. ठीक है, तो फिर ये बात याद रखना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा. अब हम देखते हैं लेट्स 2 में क्या लिखा है. फॉर 10 days नोट डाउन वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लोकल न्यूज़पेपर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग इन द वेदर. तो फिर वेदर है, ये कह रहे हैं कि इसमें आप वो नोट करो और वो सब करो. डू यू नो you will be surprised to know the earth receives only 1 in 2 raised to the power 9
पार्ट ऑफ द सन्स एनर्जी। तो फिर मैंने इसको एक्सपोनेंट में कर लिया क्योंकि इधर बहुत सारे जीरोस थे, तो फिर इसको हम कह सकते हैं 2⁻⁹। ये आप मैथ्स में पढ़ोगे। अब हम देखेंगे वेदर एंड क्लाइमेट। तो फिर अब हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज बारिश होगी? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? क्या आज वो ब्राइट और सनी होगा? हाउ मेनी टाइम्स वी हैव हियर्ड दिस फ्रॉम एंग्शियस क्रिकेट फैंस during the fate of one-day match. If you imagine our body to radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. तो फिर हमने बहुत बार सुना होगा कि क्या आज बारिश होगी, क्या आज वो सनी होगा, ऐसे क्या मौसम होगा। ये हमने सुना है क्रिकेट फैंस से। और अगर हम इमेजिन करें कि जो हमारी बॉडी है वो रेडियो हो और जो हमारा माइंड है वो स्पीकर हो उसका, और जो वेदर है वो होती है, और जो वेदर होता है वो उसके कंट्रोल नोब्स होते हैं। जब हमारी नर्व्स होती हैं, अगर हम उनको कंट्रोल नोब्स बना देते हैं। फिर इज द आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर। तो हम ये साइंस के चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट में भी पढ़ेंगे ये चीज़ कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। तो जो वेदर होता है वो होता है आवर टू आवर, मतलब कि वो कभी भी ये बदल सकता है। आवर टू आवर किसी भी घंटे से घंटे और दिन से दिन कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मेक वन इरिटेबल। तो फिर जो हॉट और ह्यूमिड होता है उसमें बहुत गर्मी लगती है और चिपचिपा ऐसा लगता है क्योंकि जो वाटर वेपर होता है वो एयर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अ प्रेजेंट ब्रीजी वेदर मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। तो फिर जो हमारा वो ब्रीजी वेदर होता है उससे जो होता है वेदर जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि जो लोग हैं वो बाहर घूमने जाते हैं और वो सब करते हैं। वेदर कैन चेंज dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a long period of time represent the climate of a place. Now do you understand why we have daily weather forecast? तो फिर जो हमारे वो जितने भी एवरेज टेम्परेचर रहता है बहुत लंबे समय के लिए 25 से 30 साल का होता है, वो एवरेज टेम्परेचर को ही हम उसका क्लाइमेट कहते हैं। अब हम देखेंगे टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं ये 4 मशीन्स जो हमको बहुत काम आती है, हमारे बहुत काम आती है। तो फिर इसमें है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हमने साइंस का चैप्टर हीट में पढ़ा था। वैसे टेम्परेचर, तो जो थर्मोमीटर होता है उससे हम टेम्परेचर देखते हैं। बैरोमीटर मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं। रेन गॉज मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो रेन गॉज से हमको रेनफॉल की अमाउंट पता चलती है। विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड, ये जो होता है ये काम करता है कि हमको डायरेक्शन दिखाता है विंड की। The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. तो degree of hotness और coldness होती है उसको हम temperature कहते हैं। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summer are hotter than winter. तो फिर जो होता है ये डे और नाइट तो चेंज होता है, ये साथ में ये वो सीजन से सीजन भी चेंज होता है। जो समर होता है वो हॉटर होता है विंटर से। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy interrupted by the earth. तो फिर insolation क्या होता है? Insolation होती है जो solar radiation जो अर्थ पे आती है, हम उसको insolation कहते हैं। The amount of insolation decreases from the equator toward the pole. तो फिर जैसे जैसे ये अगर अर्थ है और ये अगर इक्वेटर है तो जो सन है उसकी जो लाइट होती है वो सीधा इक्वेटर पर पड़ती है। जो सबसे ज़्यादा लाइट इक्वेटर पर आती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या ऐसे नीचे जाएंगे पोल्स की तरफ, ये नीचे जो होते हैं पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। वैसे वैसे जो हमारे वो है वो चेंज होते जाते हैं। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। Temperature decreases in the same manner. Now do you understand why poles are covered with snow? If the earth's temperature rises too high, it would become too warm for crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of the village. The concrete and metal in the building and the asphalt of road gets heated up during the day. The heat is released during the night. तो फिर जो हमारे जो गाँव होते हैं वो जो होते हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं हमारे
शहरों से, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में हम लोग क्रॉप्स है वो नहीं उगा सकते हैं। तो फिर जो हमारे रोड्स होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, वो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और रात के वक्त तो उसे छोड़ देते हैं। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटी ट्रैप द वार्म एयर एंड थस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। तो फिर जो ऊँची ऊँची बिल्डिंग होती है उससे जो वो है वो टेम्परेचर वो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेती है, जैसे कि जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है सिटीज़ का। The standard unit of measuring temperature is degree Celsius. It was invented by Anders Celsius. On the Celsius scale, the water freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius. तो फिर जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है टेम्परेचर मेजर करने का वो होता है डिग्री सेल्सियस। इसको एंड्रे सेल्सियस ने बनाया था। सेल्सियस स्केल जो होता है उसमें वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है और जो बॉयल होता है वो 100 पे। हम देखते हैं। डू यू नो ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर। एस्ट्रोनॉट हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट फिल्ड विद द एयर व्हेन दे गो टू मून। इफ दे डू नॉट वेयर दिस सूट द counter pressure exerted by the body of the atmosphere would make the blood vessel burst, the astronaut would believe। तो फिर जो मून होता है उधर बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं होता है और जो हमारी बॉडी जो प्रेशर छोड़ती है उससे जो हमारी अगर हम मून पे बिना उसके जाए तो फिर जो हमारी बॉडी ने प्रेशर छोड़ा है वो हमारे जो ब्लड वेसल है उसको फोड़ देगा और उनको खून आ जाएगा। हम देखते हैं आगे। Do you know a wind is named after the direction from which it blows? Example, the wind blowing from the west is called westerly। तो फिर जैसे जैसे वो जो विंड होती है वो उसका नाम होता है, किस पे होता है उसका नाम? फ्रॉम से होता है, जहाँ से वो ब्लो करती है। जैसे जो विंड ब्लो हो रही है वेस्ट से, हम उसको कहेंगे वेस्टर्ली। तो फिर अभी थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है, अभी हम आगे चलते हैं। तो फिर एयर प्रेशर यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर above us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all direction and our body exerts our counter pressure। तो फिर देखो ये है हमारी बॉडी, इस पे जो एयर है वो डालेगी प्रेशर। अब अगर प्रेशर को हमारी बॉडी नहीं झेलेगी तो फिर जो एयर प्रेशर हमें लगता है उसको, जिससे हमारी जो बॉडी वो जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाएगी। इसलिए जो हमारी बॉडी वो भी प्रेशर छोड़ती है, ताकि जो है जितना प्रेशर यहाँ से आ रहा है उतना ही प्रेशर हम ये भी छोड़ती है, इससे कि जो ये जो है ये बच जाए, हमारी बॉडी जो है उस पर कुछ भी ना हो। तो अब हम आगे चलते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सिस्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द surface. As we go up the layer of atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. वो सबसे ज़्यादा सी पर होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो घटता जाता है। अब हम आगे चलते हैं। विंड, अब हम देखते हैं कि जो हमारी विंड होती है वो क्या होती है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एयर इज कॉल्ड विंड। तो फिर जो एयर है जब वो हाई प्रेशर एरिया से, यहाँ पर हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर एरिया से वो लो प्रेशर एरिया पे जाती है तो फिर उसे हम कहते हैं विंड। तो फिर हाई प्रेशर मतलब उधर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और लो प्रेशर मतलब उधर कम। तो फिर वो सब जाएंगे कि चलो कम, उधर कम जगह है, उधर जा सकते हैं, उधर से हम आराम से रह सकते हैं, इसलिए वो उधर जाते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेमेंट ऑफ और अप्रूव ट्री ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। तो फिर जब बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है तो फिर जो पेड़ होते हैं वो अप्रूव भी हो जाते हैं। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लो जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। तो फिर हमें डस्ट और जो वो है जेंटली जब वो चलती है तो हमको वो दिखते हैं। एट टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट्स डिफिकल्ट टू वॉक कंग्रेशन। तो फिर अगर विंड इधर से आ रही तो इतनी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है कि अगर हमको इधर जाना है तो वो भी मुश्किल हो जाए। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। तो विंडी डे पे हमको अम्ब्रेला पकड़ना मुश्किल होता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड हैव क्रिएटेड
प्रॉब्लम फॉर यू, विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो फिर जो विंड है वो 3 टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर अभी हम पहले वो देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल उसने कहा था, और एक और एग्जाम्पल दो। तो फिर अगर कुछ जब विंड चल रही होती है तो उसके अगेंस्ट अगर हम बाईसाइकिल भी चलाते हैं तो फिर हमको पेडल भी बहुत तेज़ मारने पड़ते हैं, क्योंकि जो विंड है वो हमको पीछे की तरफ धकेलती है। वही अगर जिस साइड से विंड चल रही है उस साइड अगर हम साइकिल चलाएं, अगर इस साइड से आ रही है विंड और इसी साइड हम साइकिल चलाए तो साइकिल पे ज़्यादा पेडल का जोर नहीं मारना पड़ता, वो साइकिल जो है वो अपने आप जाती है। जो विंड होती है वो जो एरोप्लेन्स होते हैं, अगर इस रनवे पे उसको लैंड करना है तो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विंड का जानना। जो एरोप्लेन होते हैं ऐसे होते हैं वो, जिससे जब अगर वो लैंड करते वक्त अगर उनने इंजन जो है उसको फुल कर रखा है, उसकी पावर फुल कर रखी है, तो स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो प्लेन है वो इधर जा सकता है। इसलिए जो इंजन की पावर होती है उसको कम कर दिया जाता है अगर वो जो पीछे से एयर धक्का मार रही है तो, और लैंडिंग वक्त अगर सामने से एयर आ रही है तो इंजन का पावर फुल कर दिया जाता है ताकि जो प्लेन है वो आसानी से लैंड कर जाए। अब हम देखते हैं वो टाइप ऑफ विंड। परमानेंट विंड, the trade wind, westerlies and easterlies are the permanent wind. These blow constantly throughout the year in a particular direction. तो सबसे पहले आता है परमानेंट नाम से पता चलता है कि हमेशा ब्लो करने वाली। ये होती है ट्रेड विंड होती है, जैसे कि वेस्टर्ली होती है, वेस्टर्ली होगी, ये देखो ये ईस्टर्ली है, इधर ही वेस्टर्ली होगी, ये देखो ईस्टर्ली वेस्टर्ली इधर दिखा रखा है, और ये एक ही डायरेक्शन में घूमती है। सीजनल विंड, these wind change their direction in different season, for example मानसून इन इंडिया। तो फिर जो विंड है, ये जो विंड जो होती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है अलग अलग सीजन में। जैसे मानसून, वो जो इंडिया का मानसून होता है उसमें वो दूसरी जगह जाती है। लोकल विंड जैसे अगर गर्मियों में हम कहते हैं ना लू होती है, लू लग जाएगी, वैसी जो होती है वो लू होती है। और लोकल विंड का कोई एग्जाम्पल होता है लोकल विंड का एक और एग्जाम्पल होता है हमारा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता है वो भी हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है इनका। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न एरियाज, इट इज कॉल्ड लू। तो फिर ये मैंने आपको बता दिया अभी। तो फिर अभी हम देखते हैं साइक्लोन के बारे में। नेचर्स फरी। ओडिशा इंडिया में है, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। इट्स प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल। तो जो बे ऑफ बंगाल है उससे जो उधर से जो साइक्लोन आते हैं वो उधर ही जाते हैं, जो साइक्लोन होते हैं वो उधर ही उड़ीसा में ही जाते हैं। ऑन 18 अक्टूबर 1999 cyclone hit 5 districts of the state. Another super cyclone occurred on the 29 October that displaced large portion of the state. The damage caused were mainly due to 3 factors: wind facility, rain, and tidal surge. The wind of up to 260 km per hour lasted for over 36 hours, मतलब 2 दिन तक। तो जो साइक्लोन है उस पर, जो उड़ीसा है उस पर साइक्लोन आए थे बहुत सारे दिन। तो फिर सबसे पहला जो आया उससे भी डैमेज हुआ, और जो दूसरा था वो उससे भी बहुत डैमेज हुआ। जो विंड की स्पीड थी वो 260 किलोमीटर पर आवर की थी। इतनी तेज़ विंड उधर आ रही थी 2 दिनों तक। These high facility wind uprooted tree and damaged the कच्चा हाउस। तो कच्चा हाउस से उनको डैमेज कर दिया। Rooftop of several industrial sites and other houses were also blown away। तो जो रूफ थी वो भी चली गई हवा की वजह से। पावर सप्लाई एंड टेलीफोन लाइन स्नैप्ड कम्प्लीटली। तो पावर सप्लाई भी नहीं हुआ। Heavy rain occurred under the influence of the cyclone for 3 days continuously. This rain led to influence of the cyclone for 3 days continuously. This rain led to flooding in the major river of Odisha. The cyclone wind caused 2 tidal waves that swept to 20 km inland and brought the massive destruction of the coastal areas. The 7 to 10 meter high tidal were introduced suddenly and caused massive damage to the sandy paddy crop। तो उधर जो थे उधर बहुत सारे क्रॉप्स थे जिनको डैमेज हो गया, और वही प्यास हो गई। उधर के जो क्रॉप्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। The cyclone
साइक्लोन originated as a depression of the Gulf of Thailand near east of Port Blair. On 25 October 1999, they moved in the northward. It turned into a super cyclone in the area between and Velikul and Odisha. तो फिर जो ये है इसमें कह रहा है कि जो साइक्लोन होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं अगर वो सुपर साइक्लोन मतलब बहुत ज़्यादा बड़े। साइक्लोन के और भी नाम होते हैं, जैसे हरिकेन होता है साइक्लोन का, हरिकेन, टाइफून, इन ये सब जो होते हैं ये सब वो साइक्लोन के ही नाम होते हैं। तो फिर अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे मॉइस्चर। तो फिर जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, तो फिर when water evaporate from land to different water bodies it become water vapor। जो वाटर है वो evaporate होता है किसी लैंड से और डिफरेंट वाटर बॉडीज से, वो होता है वाटर वेपर। when the air is full of water vapor we call it a humid day। तो ह्यूमिड डे कब होता है, जब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होता है। मैंने बताया था ना कि जब बहुत सारे वाटर वेपर होते हैं तो फिर ह्यूमिड डे होता है और बहुत चिपचिपा सा लगता है। उस डे पे हमको कपड़े सुखाना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर when the water vapor rises it starts cooling। the water vapor condenses causing formation of droplet of water। clouds are just masses of such water droplet। when these droplet of water become too heavy to float on them then they come down as precipitation। तो फिर जब वो होते हैं वाटर जो होता है वो जो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है आने के लिए नीचे, वो उनको हम कहते हैं वाटर वेपर। तो फिर वाटर वेपर ऊपर जाता है तो फिर वो क्लाउड बन जाता है। क्लाउड बनने के बाद जब वो नीचे आता है तो फिर जब वो क्लाउड बन के नीचे आता है तो वो प्रेसिपिटेशन करता है जिससे कि पानी आता है। जेट प्लेन फ्लाइंग leaves a white thread behind them। the moisture from these engine condense we see trace of condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it। तो फिर जब जेट प्लेन होते हैं वो जाते हैं तो फिर वो एक वाइट ट्रेल छोड़ते हैं उनके पीछे, जो मॉइस्चर होता है इंजन का वो कंडेंस हो जाता है जिससे कि हमको वो वाइट ट्रेल दिखती है। जब एयर नहीं होती है उसको डिस्टर्ब करने के लिए तो वो उधर ही रहता है जो हमको आसमान में दिखता है। जो प्रेसिपिटेशन होता है वो नीचे आता है, वो लिक्विड फॉर्म में आता है जिसे हम कहते हैं रेन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर वेपर फ्रॉम रेन वाटर प्लांट ड्रिप वाटर। तो जितना भी प्लांट वाटर होता है वो ग्राउंड के नीचे चले जाता है, जो कि प्लांट है वो ऑब्जर्व करके अपने लिए वो यूज़ कर लेते हैं और थोड़ा वाटर वो ट्रांसपीरेशन से छोड़ भी देते हैं ऊपर। तो फिर मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम रेन वाटर, तो ज़्यादातर पानी जो होता है वो रेन वाटर से ही आता है। when tree on hill sides are cut water flows down the bare mountain and causing। तो फिर जो पहाड़ होते हैं उनके जो ट्रीज होते हैं उनका अगर हम काट देते हैं तो फिर वो उधर से जो पानी है वो नीचे चले जाता है जिससे कि जो हमारा वो उधर है वो फ्लड कर जाता है। पहाड़ों के नीचे का गाँव जो होते हैं वो फ्लड कर जाते हैं। Rainfall is very important for several plants. It brings fresh water to earth's surface। If rainfall is less, water scarcity and drought occur। On the other hand, it is more flood take place। तो फिर जब वो फ्लड जब पानी कम आएगा तो ड्रॉ हो जाएगा और जब पानी ज़्यादा आएगा तो फ्लड हो जाएगा। हम देखते हैं अलग अलग टाइप के रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल, इसमें होता है कोल्ड एयर इधर से आता है और जो वार्म है जो कोल्ड एयर है वो इधर जाता है और जो वार्म एयर है वो ऊपर जाता है और इधर से पानी आता है। फिर होता है रिलीफ और गैरनिफ रेनफॉल। तो फिर जो मॉइस्चर होता है वो पहाड़ों के ऊपर ऐसे जाता है और जो पानी है वो इधर आकर ऐसे चले जाता है सामने से। और फिर है कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसमें जो वार्म एयर है वो ऊपर जाती है और जो पानी है वो नीचे आता है। तो फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं क्योंकि जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।